हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण हिंदी से प्रश्नोत्तरी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टॉप 100 पी बाई क्यू माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले किसी एग्जाम में जो पूछे गए हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इनको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो, वीडियो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में स्पेशल क्या रहने वाला है। देखो, इसमें ऐसा है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए ना, जैसे टॉपिक होते हैं ना, हिंदी के जितने भी टॉपिक होते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को अलग अलग करके, जैसे स्वर की मैं बात करूँ या मैं यहाँ पे जैसे संज्ञा की बात करूँ, विलोम की बात करूँ, तो स्वर के मैंने 4 या 5 क्वेश्चन अलग से लिए हैं। तो उसी तरह से संधि विच्छेद के, उसी तरह से विलोम के, इन सभी के मैंने 5-5 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, ताकि वहाँ पे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सके। और साथ में अगर क्वेश्चन की जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो अगर ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे समझने के लिए भी आपको आसानी होती है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये तो आप सभी जानते हैं, वैसे जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ उन्हें बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक आपका संपूर्ण हिंदी को लेके, अगर आपका संपूर्ण हिंदी माने जैसे कोई भी डाउट है ना आपका बेसिक की वीडियो को लेके, तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर अगर आप जाते हैं ना, तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा वहाँ से, राइट। और दूसरा, फ्री हिंदी मॉक टेस्ट। देखो, ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये स्पेशली एचपी पुलिस के लिए वैसे बनाया गया है, बट अगर आप हिंदी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो इस मॉक जो प्लेलिस्ट है ना, जो मॉक टेस्ट की, इसमें अभी तक 39 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो देख लीजिए आप, अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया ना, नहीं गो थ्रू किया अगर, तो आपने अभी तक बहुत चीज़ें मिस कर दी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वहाँ जाइए और इन प्लेलिस्ट पे जैसे इन मॉक टेस्ट को देख के आप जो वहाँ से बेनिफिट लीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न क्या बोलता है, अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये बोल रहा है कि अवधि बोली है ना, वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन है आपके पास, ब्राज्ड, देन मागधी, देन अर्धमागधी, देन इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप खुद आंसर दे सकते हो, और लास्ट में आप बताइएगा कि 100 में से आपके कितने जो क्वेश्चन है वो सही हुए हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जो पहले से स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में भी बताया था कि अर्धमागधी क्या होगा। अवधि बोली कि अगर मैं अपभ्रंश की बात करूं तो वो अर्धमागधी से जो है क्या हुई है, विकसित हुई है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अब देखो, जो ब्रजभाषा है ना वो कहाँ पे बोली जाती है, जैसे मथुरा हो गया, राइट। मैंने बताया भी था पहले, एक आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं वेट करूंगा कि कहाँ कहाँ पे जो है वो ब्रजभाषा बोली जाती है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ण, जैसे आपको यहाँ पे रिक्त स्थान, इसको हम काउंट करते हैं, वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन दिया गया आपको कि इस रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन जो है फिट होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन, स्वर, भाषा या शब्द। तो वर्ण जो है वो किसकी जो है वो सबसे छोटी इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वो वर्ण है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा बताता हूँ। वर्ण, वर्ण है ना, जो वर्ण के बाद क्या आता है, अक्षर, अक्षर के बाद कहता है पद, पद के बाद कहता है पदबंध, पदबंध के बाद कहता है उपवाक्य, उपवाक्य के बाद कहता है वाक्य। तो वाक्य के भी सबसे बड़ी। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से उष्म वर्ण की पहचान करो। इसको हम उष्म संघर्षी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें म, ग, य, यह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, उष्म संघर्षी व्यंजन। अब उष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, मैंने बताया था कि 4 होते हैं, स, स, श और ह। ये चारों ही क्या है, ये उष्म संघर्षी व्यंजन है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, व का उच्चारण स्थान है कंठ्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, यहाँ पे सॉरी ओष्ठ होगा, यहाँ पे अयोष्ठ नहीं होगा, एंड तालव्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दंतोष्ठ। मतलब दांत और होंठों की मदद से वह शब्द को जो है वो बोला जाता है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यह आपने पहचानना है। देन प्रमाणिक या व्याप्त, देन 46
या परीक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध है। आप मुझे बताएंगे कि प्रमाणिक को किस तरह से लिखा जाता है, कमेंट में आप बताएंगे। देखो जब आपने कमेंट करना है तो आपने इस तरह से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप बता रहे हो या क्वेश्चन नंबर 7 का आप बता रहे हो, ताकि उससे हमें भी आपके उत्तर देने के लिए, आपका फीडबैक देने के लिए आसानी रहती है। आई होप ये समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करें। अब देखो शुद्ध शब्द देखना है आपने कि कौन सा है इसमें, जो ऑप्शन है आपके, जैसे परीक्षण को ऐसे लिखा जाता है, या विरहणी को ऐसे लिखा जाता है, या आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाता है, या प्राण ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आध्यात्मिक होता है। कई बार हम लिखते हैं ना कि आध्यात्मिक लिखते हैं, नहीं, आध्यात्मिक होता है, राइट। आप मुझे बताएंगे कि विरहणी को कैसे लिखा जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से करके बताएंगे आप मुझे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये फिर से वही है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे अधीन, देन आधीन, आधीन, देन अधीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपका शुद्ध वर्तनी से अगर मैं बात करूं, अगर आपको शुद्ध वर्तनी जो आपकी शब्दावली है ना उसको अगर आपने मजबूत करना है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, तत्सम, तद्भव, समझ रहे हो मेरी बात, देशज, विदेशज, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आपकी शब्दावली जो है वो सही होती है। मेरे से स्टूडेंट ने कमेंट किया था, पूछा था कि सर शब्दावली को कैसे हम सही करें, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से परीक्षा जो शब्द है ना, बोलता परीक्षा जो शब्द है कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या विदेशज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सर कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे मैक्सिमम कुछ आप बात भी होते हैं, जैसे क्ष लग गया ना यहाँ पे, तो मैंने एक तद्भव और तत्सम को, तद्भव और तत्सम को लेके एक वीडियो बनाया मैंने, आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट में। अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी कि तत्सम और तद्भव कैसे आपने पहचाने होते हैं, तो वहाँ से आप जो है बहुत ईजिली जो है उसको ट्रैक कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, वो है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट। और आपको पता भी होना चाहिए कि रूढ़ शब्द जो है वो कौन से शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द। देखो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, जलज, नाग, दशानन, या नीलकंठ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो रूढ़ शब्द होते कौन से हैं सर, बोलता रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं ना जिनको खंडित करने पे कुछ मतलब अर्थहीन हो जाते हैं, वो अर्थहीन। जैसे नाक है ना, यहाँ पे अगर नाक को आप तोड़ेंगे ना, जैसे इसको आप खंडित कर दोगे, जैसे ना कर दिया आपने, यहाँ पे क कर दिया, तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अपने आप में। और नाक के साथ में सर कोई और एग्जाम्पल देते तो मजा आ जाता। देखो कान ले लीजिए, कान को जब आप खंडित करोगे तो कोई अर्थ नहीं बचेगा, का न क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। इसके साथ में पीला, कलर की बात करूँ तो पीला हो गया। तो इस तरह से आपने जो है वो चीज़ों को समझना है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, मृत्युंजय शब्द में समास की पहचान करनी है आपने, कि जो मृत्युंजय शब्द है उसमें कौन सा समास है। बोलता द्विगु है, द्वंद्व, बहुब्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्री समास है इसमें। अब देखो बहुब्री समास क्या होता है, बहुब्री समास जहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का जो अर्थ है ना उसको प्रकट करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, और उसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चरण कमल में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, देन तत्पुरुष, द्विगु, या बहुब्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि कर्मधारय, कर्मधारय इसमें जो है चरण कमल में जो है वो समास है। अब देखो कर्मधारय समास होता कौन सा है ये भी आपको बताना चाहिए पहले, राइट। तो देखो जिस समास में ना विशेष्य और जो विशेषण का मेल होता है ना, वो होता है ना, जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कर्मधारय समास बोलते हैं। अब देखो कैसे, देखो जैसे यहाँ पे तो चरण कमल था, राइट। अगर एक और इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे नील कमल की अगर मैं बात करूं, नील कमल, अब देखो नील कमल का मतलब क्या हुआ सर, नील कमल का क्या मतलब हुआ, तो नील कमल का जो आपका अर्थ होगा ना वो है कि जो जैसे मतलब नीला है जो कमल, समझ लो मेरी बात को, नीला है जो कमल। तो इसमें क्या है, विशेषण और विशेष्य, जो मैंने आपको भी बताया कि विशेषण और विशेष्य का मेल होता है, तो वहां पे भी इसमें भी विशेषण और विशेष्य का मेल हुआ है। आई होप आप समझे होंगे। देखो समास को लेके अगर आपका ऐसा है कि आपके कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो का 500 लाइक, अगर 500 लाइक इस वीडियो के ऊपर होते हैं तो मैं आपको समास और जैसे अलंकार ऐसे कुछ टॉपिक है उनके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास,
सज्जन शब्द में समास पहचानना है आपने कि कौन सा है, बहुब्री, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। तो देखो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कर्मधारय। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ पे विशेष्य और विशेषण, क्या विशेष्य और विशेषण का मेल होता है। अब देखो सज्जन है ना, तो ये क्या हुआ, सज्जन का मतलब क्या होता है, सत्व जन। तो इसमें क्या हुआ, विशेषण और विशेष्य दोनों का क्या हुआ इसमें, मतलब मेल हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कर्मधारय बोलते हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समास के पूर्व पद, क्या बोल रहा है, किस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद समान रूप से प्रधान होते हैं। बोलता है ऐसा कौन सा समास है जिसका जो पूर्व पद होता है वो भी और जो उत्तर पद होता है वो भी प्रधान होते हैं, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्री या द्वंद्व। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं, शब्द के दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, या जिसको हम समान रूप से मतलब प्रधान बोलते हैं, राइट। अब देखो इसमें अगर मैं जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे अन्न जल लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अन्न और जल। अब देखो अन्न और जल दोनों ही प्रधान शब्द हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपना और यहाँ पे लिखता हूँ पराया। अब देखो इसमें प्रधान कैसे है, देखो अपना अपने आप में एक प्रधान पद है, मतलब वो अपने की बात बता रहा है कि अपने की तरफ भाव बता रहा है। और जो पराया है वो भी अपने में प्रधान है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो दूसरों के बारे में बता रहा है, पराये के बारे में बता रहा है आपको। आई होप आप ये बात समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची शब्द से। बोलता है जो गे शब्द है ना, गे, ये मैंने क्यों लिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने अभी एनालिसिस किया है कुछ एग्जाम का। तो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं ना उनमें से मैक्सिमम टाइम इसको पर्यायवाची शब्द में देखा गया है, राइट। वो चाहे आपका यूपीएसआई की बात कर लूँ या जो जैसे हिमाचल में भी कुछ एग्जाम हुए हैं उनमें ये शब्द जो है वो पूछा गया है। अब देखो गे का जो ऑप्शन दिए हैं ना वो है गाय, गंगा, गृही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई हमारे साथ जैसे पहले से कोई स्टूडेंट जुड़ा हुआ है तो उससे तो पता ही होगा, क्योंकि उनको मैंने बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है और डिटेल में बताया हुआ मैंने, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले भी डिस्कस किए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट। देन यहाँ पे निम्न में से परिवार जो शब्द है ना उसका पर्यायवाची क्या है, बोलता भवन, घर, कुटुंब, देन गृह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि वसुदेव कुटुंबकम, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। देखो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी ना उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा मस्तक शब्द का पर्यायवाची है, मस्तक शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है आपने, लाली, लाल, ललाट या समीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ललाट जो है वो मस्तक का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो मस्तक का जो पर्यायवाची है वो लाट है। मैंने आपको एक और बताया था पर्यायवाची शब्द, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, आपका रिवीजन भी साथ साथ में करते चलेंगे। देन यहाँ पे चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द है, चांद, चांदनी, पक्षी या करवाल। अब देखो चंद्रहास का जो पर्यायवाची होगा वो करवाल हो जाएगा। और करवाल क्या आती है, वो तलवार को ही हम करवाल बोलते हैं, सॉरी। और चंद्रहास क्या है, चंद्रहास एक तलवार का नाम है, एक फेमस तलवार का नाम है, राइट। होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से आवृत का विलोम है। देखो ये क्वेश्चन मैंने तब भी लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें जो डाउट था, वैसे मैंने डाउट क्लास में इसको डिस्कस भी किया था पर कुछ स्टूडेंट का इसमें डाउट रह गया था। देखो आवृत शब्द का यहाँ पे एग्जाम्पल सॉरी जो आपको ऑप्शन है वो क्या है, अनावृत, अनावरण, देन अवृत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावृत। अनावृत क्या होगा इसका, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। कुछ विवरित भी बोल रहे थे तो विवरित इसका नहीं होगा, इसका अनावृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 20 है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है, छोटा, लघु, विराट या इनमें से कोई नहीं। देखो सूक्ष्म का मतलब ऐसे छोटा ही हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसमें लघु, विराट, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें जो है हमारा विराट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे आप। देखो वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अंत में जब आप वीडियो को देख के जैसे पूरा देख लेंगे तो आप अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए
तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने सजेशन को हमें बताइए कमेंट में, और अगर आपका सजेशन हमारे लिए कुछ आपको और ज़्यादा देने के लिए प्रेरित करता है तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आप तक हम जरूर पहुँचाएँ। क्वेश्चन है हमारा, आत्मा शब्द का विलोम शब्द है, विलोम माने विपरीत। अब मैंने विपरीत और विलोम को लेके ना मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको। चलो नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको भी थोड़ा बता देता हूँ। विलोम शब्द को जैसे पहचानने के लिए ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे उपसर्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग क्या है? जैसे अ उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, कु उपसर्ग है, राइट? तो ये कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो हर एक किसी भी शब्द को जो है क्या करते हैं, वो उसको विपरीत कर देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आत्मा, राइट? अब आत्मा का विपरीत विलोम क्या होगा? परमात्मा, दुरात्मा, महात्मा, इनमें से कोई नहीं। एग्जामिनर ने कैसे आपको वो किया था, दुरात्मा दे दिया था यहाँ पे, कि दो भी जैसे लगता है ना तो वो नकारात्मकता की जो भाव है उसको बताता है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का ए जो है परमात्मा इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो अ कैसे करता है, जैसे मैंने बताया ना उपसर्ग जो अ है वो कैसे नकारात्मक करता है शब्दों को। जैसे आपके सिलेबस से उठा लेता हूँ एक शब्द, ठीक है? जैसे मान लो आपको भिखारी और अभिकारी के बारे में पूछा गया ना, वहाँ पे भिखारी शब्द है, इसका विपरीत क्या होगा? अभिकारी। क्या किया? सिर्फ उपसर्ग जोड़ा, मैं इधर उपसर्ग जोड़ा, अभिकारी, इसका विपरीत हो गया। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, उक्त। उक्त का विलोम आपने बताना है। देखो उक्त को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आधा क है। समझ रहे हो मेरी बात? देन आपके पास ऑप्शन है उपयुक्त, अनुपयुक्त, देन अनुक्त, देन उपयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। और इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनु देन आधा क त, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। आई होप आप ये समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाक्य के लिए एक शब्द। बोलता है जिसे वेतन ना मिलता हो। वाक्य के लिए एक शब्द है, गरीब, भिखारी, अवैतनिक, देन अतुल्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अवैतनिक। अब देखो यहाँ पे एक बात और भी है, अगर आपको ऐसा पता है ना कि वेतन, वेतन शब्द मूल शब्द क्या है? वेतन। अब वेतन का पता है ना आपको कि वेतन क्या है, मतलब जो किसी कार्य को करने के बदले में आपको मिलता है। तो यहाँ से आप जब अ जुड़ा था ना इसके साथ, तो आप एकदम से उठाते कि सर ने बताया हुआ है हमें कि जब हम विपरीत करते हैं शब्दों को तो जो अ है ना वो एक ऐसा उपसर्ग है, वो शब्दों को विपरीत कर देता है। तो यहाँ पे अवैतनिक लग गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे ये लगा तो आप इसको पहचान सकते थे। तो इसी तरह से मैं बोलता हूँ आपको कि आपको उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि वहां से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सके। देन क्वेश्चन नंबर 24 है, जो तोड़ा ना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बोलता अटूट, अभेद, देन संभेद, देन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अटूट को मत कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट अटूट कर देते हैं यहाँ पे कि जो तोड़ा ना जा सके। जो देखो अटूट है जो टूटने की सेंस देता है, ये तोड़ने की सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे अभेद होगा, इसका क्या होगा? अभेद। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता इसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। यहाँ पे इसके नहीं होगा, यहाँ पे होगा जिसके। जिसके बारे में, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाहूंगा। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके। देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपने। बोलता कथनीय, अकथनीय, भूचर या अशौच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा सर? सर ये ऐसे होगा, ये जो मूल शब्द था वो था कथन, या उसको हम कथनीय बोल सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, इन्होंने ना की बात की यहाँ पे। अब ना की बात की ना, तो ना की बात की मतलब ये नकारात्मक मतलब नकारात्मकता की बात कर रहा है, विपरीत, विलोम की बात कर रहा है। तो सर आपने बताया था कि जब अ उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ लगता है तो वो उसका विपरीत कर देता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये चीजें आपने समझ ली ना तो हिंदी आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? देन क्वेश्चन नंबर 26 है, जो देने योग्य है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दान, दे, दानवीर, इनमें से कोई नहीं। देखो दानवीर तो एकदम ही गलत है, इसका दानवीर तो कभी हो ही नहीं सकता। और दान की अगर बात करूं तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसने बोला कि जो जो देने योग्य है। अब दान तो ऐसा है ना कि वो तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो कौन सी चीज दान दे रहा है, कि वो दान देने योग्य है उसको दे रहा है, या जो दान योग्य नहीं है उसको दे रहा है। बट वो दे रहा है अल्टीमेटली, तो इसको दे होगा यहाँ पे। जो जो देने योग्य है ना वो दे होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अंदर अंध कढ़ाई में गुड़ पगना। देखो अंदर अंध कढ़ाई में गुड़ पगना,
मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, स्वार्थी होना, गुप्त मंत्रणा होना या अज्ञानी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त मंत्रणा होना। आप मुझे बताएंगे कि स्वार्थी होना, जो स्वार्थी होना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे रिलेटेड एक लोकगीति है, एक लोकगीति है, ठीक है, उसको आप मुझे कमेंट करेंगे। बहुत ही फेमस लोकोक्ति है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो जो पहले से जुड़े हुए हैं तो पता ही है, मैंने उनको बताया भी है, और बेसिक में मैंने बहुत ही अच्छे से मुहावरे की वीडियो दी है आपको, 2 से 3 वीडियो दी है मैंने, टाइप। तो देखो मुहावरे का मतलब है कि जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है ना, जो आपसे पूछा जाता है, शाब्दिक अर्थ को ना लेके उसका जो विलक्षित अर्थ होता है, विलक्षित माने जो अलग अर्थ निकल के आता है, समझ लो। जैसे आंसू पीकर रह जाना क्या है, शाब्दिक अर्थ तो इसका ये निकलेगा कि आंसू पिया उसने और वो बैठ गया या रह गया, ये इसका शाब्दिक है, बट इसको नहीं लिया हमने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, चुपचाप दुख सह लेना। तो इसका अलग अर्थ निकला है कि चुपचाप, ये विलक्षित अर्थ है, चुपचाप दुख सह लेना। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 29 है हमारी, सॉरी हमारा, आंख खुलना, सॉरी आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, गुस्सा होना, ज्ञान होना, लज्जा करना या आंख में दर्द होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ज्ञान होना। अब देखो कैसे, शाब्दिक अर्थ तो इसका ये बनता है ना कि हमारी आंखें बंद थी तो आंख खुल गई, समझ रहे हो मेरी बात को, बट इसका जो अलग अर्थ निकला वो क्या था, वो ज्ञान का होना। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ वैसी बात की कि उसने मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी मतलब मुझे ज्ञान हो गया कि वो व्यक्ति क्या चाह रहा था। आई होप आप समझेंगे। देखो मुहावरे को जितना आप अपने जीवन में उतारोगे और जितना आप उनको वाक्यों में पिरोगे, उससे ही आपको ज़्यादा समझाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 30 है, सर पर पाँव रखकर दौड़ना। अब देखो शाब्दिक अर्थ तो ये होगा कि अपने पाँव उठाया और सर के ऊपर रख दिया, बट ये तो इम्पॉसिबल है ना, समझ रहे हो। तो इसका अलग अर्थ क्या निकलेगा, बोलता सर्कस में दौड़ना, तुरंत भाग जाना, चोट पहुंचाना, ये इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरंत भाग जाना। मतलब सर पर पाँव रख कर दौड़ने का मतलब क्या हुआ कि तुरंत भाग जाना, समझो। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ये आपने वैसे कई बार सुना भी होगा, का सही अर्थ है, बोलता ये कहावत है, बोलता होनहार सुंदर होते हैं, या होनहार बालक सुंदर नहीं होता, या होनहार के गुण बचपन से ही दिखाई देते हैं, या सुंदर होनहार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो होनहार होते हैं ना उनके जो गुण हैं वो बचपन से ही दिखाई देते हैं, राइट। देन देखो मुहावरों में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत होती नहीं है, वैसे जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, जैसे आपने शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, आपने दूसरा अर्थ लेना है, और साथ में आप अपनी लाइफ से इसको इनको जो है कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है हथियार डाल देना। मुहावरे का सही अर्थ, हथियार उठा लेना, हार मान लेना, या हथियार गिरा देना, या केवल कल्पना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हार मान लेना। देखो हथियार डाल देने का शाब्दिक अर्थ हुआ कि हथियार डाल दिए, कहीं पे भी डाल दिए, समझ रहे हो। बट यहाँ पे इसने बोला कि हार मान लेना। अब देखो जब भी आपने कुछ मूवीज भी देखी होंगी, या आपने कुछ पुराने सीरियल या कुछ और चीज़ें देखी होंगी, तो उसमें कई बार होता है ना कि जो जैसे 2 पार्टियां होती है ना, तो उनमें लड़ाई होती है, तो एक पार्टी क्या करती है, जो कमजोर होती है, वो अपने हथियार, मतलब जो उनके पास कुछ चीज़ें होती हैं, उनको अगली पार्टी के सामने रख देती है कि मैंने हाथ खड़े कर लिए कि अब मैं हार गया, तो उसका मतलब हुआ हार मान लेना। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ है, मतलब बिना मतलब का काम करना, अत्यधिक प्रयास करना, पढ़ाई लिखाई करना, या कागजों के साथ खेलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बिना मतलब का काम करना। देखो अब कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब वही हुआ ना कि बिना मतलब से ही काम किया जा रहा है, व्यर्थ में जो कार्य किया जा रहा है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसका अर्थ होगा, जो सही अर्थ होगा वो बिना मतलब का काम करना। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे हम अब लोकगीति की तरफ चलेंगे। देखो, भई गति सांप छछुंदर करी, वैसे ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको जैसे अभी सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये बहुत ही मतलब एक अच्छी लोकगीति है, और ये मोस्ट रिपीटेड भी है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे लिए गए आपको, ये एग्जाम में आई हुई है। तो इसका क्या अर्थ होगा वो ऑप्शन से देखते हैं, दृढ़ संकल्प होना, एक दूसरे से बचना, खुद को खतरे में डालना, या दुविधा में होना। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुविधा में होना। अब देखो लोकगीति का अर्थ क्या होता था, मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से रिमाइंडर दिला देता हूँ। लोकगीति का अर्थ है कि जो हमारे कुछ बुजुर्ग थे ना, पूर्वज थे,
उन्होंने कुछ शब्दों को या कुछ वाक्यों को, उनका जो अर्थ है ना, वो उस तरह से निकाला था कि आज उन चीज़ों को हम, जैसे आज की टाइम में, आज के समय में किसी परिस्थिति के साथ जोड़ के उनको लेते हैं हम, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकोक्तियाँ। मतलब उन्हीं का अर्थ उसी सेम, उसी भाव में लेते हैं जैसे हमारे उन पूर्वजों ने लिया था, समझ रहे हो? तो उन्हें हम लोकोक्तियाँ बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि दुविधा में होना, मतलब वहाँ पे बोला होगा कि भई गति साँप छछूंदर करी, तो इसका मतलब था कि दुविधा में होना, जब दुविधा में कोई होता है तो इस तरह से हम जो है यूज़ करते हैं। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पगड़ी रख घी चख लोकिती का सही अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो करेक्ट आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा भी हो जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जल होकर कुछ पाना। निर्जल होकर कुछ पाना क्या है, पगड़ी रख घी चख के बराबर है, यह इसका जो है सही अर्थ है। होप आप समझ रहे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, आंख का पानी ढलना मुहावरे का सही अर्थ है। बोलता मर जाना, या बुढ़ापा आना, या बहुत क्रोध करना, या निर्जल होना, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो लोकितियाँ और मुहावरे ना जो स्टूडेंट, वो आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको आएंगे, राइट। देन अभी हम तत्सम शब्द कर रहे हैं। देन बौना, इसने कहा कि बौना जो शब्द है ना, इसका तत्सम क्या है, जो तत्सम बनेगा इसका शब्द वो कौन सा है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बामन। क्या हो जाएगा, बामन। बामन इसका जो है वो तत्सम शब्द बन जाएगा। अब देखो तत्सम, फिर से बोल रहा हूँ, और तद्भव, इनको लेके अगर आपके डाउट है ना, तो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वीडियो दी है, वो संपूर्ण हिंदी करके एक, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, जो प्लेलिस्ट है ना उसमें आप विजिट कीजिएगा। वहाँ पे अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो आप 1 से 3 सेकंड के बीच में बता पाएंगे किसी भी शब्द को पढ़कर कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव है। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चौथा, जो चौथा लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलता चौथा जो शब्द है ना, इसका तत्सम शब्द क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है चतुष्पद, देन चतुष्क, देन चतुर्थ, या इसमें चतुष्काठ जो बताया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, इतना तो आपको पता ही है। जैसे 5 की मैं अगर बात करूँ, तो इसमें जैसे पंचम अगर मैं लिखता हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। अब आपने तत्सम शब्द पहचानना है, इनमें से पंख, पारा, पवन, पकवान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे आप बताओगे कि पंख जो है वो कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, या ये तद्भव है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बताया था ना आपको कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जैसे चांद, चांद के साथ एक तो चांद के साथ बिंदी लगती है ऊपर, चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं, राइट। बट चंद्र बिंदु जब स्किप होता है तो क्या लगता है, कई बार इसके ऊपर सिर्फ बिंदी होती है, यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ बिंदी होती है। चलो आप मुझे बताएंगे इसके बारे में क्योंकि डाउटेड क्वेश्चन है, और मज़ा आएगा कि आपका जो रिवीजन भी होगा, आपने जो समझा है, मैंने जो वीडियो दी है कि आपने अच्छे से उसको पढ़ा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, राइट। ये मैंने हिंट दे दिया आपको कि चंद्र बिंदी और बिंदु, समझ लो। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से अर्थ तत्सम शब्द को पहचानना है आपने, अक्षर, देव, देन बच्चा, या पंख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्षर क्या है, अक्षर एक अर्ध तत्सम शब्द है। अब अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, देखो वो पूरे तत्सम नहीं होते हैं। क्यों, क्या मतलब हुआ इसका, तत्सम शब्द वो थे जो संस्कृत भाषा से लिए गए थे और एज इट इज हिंदी भाषा में यूज होते हैं। बट अक्षर जो शब्द है वो अर्थ तत्सम है, मतलब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। वैसे तत्सम शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको जो है वो हिंदी भाषा में लिया गया है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, दांत, अधर, आंख, या कान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधर क्या है, वो एक तद्भव शब्द नहीं है। देखो अगर अधर तद्भव नहीं है तो क्या होगा, वो आप कमेंट में बताएंगे। देखो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, तो अगर हम वैसे चाहें तो इस वीडियो को हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो फिर जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको भी वीडियो देखने में आसानी हो और आप अपने जो समय है उसका जो वो एक अच्छे उसमें जो उसको यूज़ कर सकें, राइट। देन क्वेश्चन क्या है हमारा, बोलता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना है आपने। तद्भव, अब इसने बोला तद्भव, तद्भव शब्द कौन से थे, तद्भव शब्द वो शब्द हैं जिनमें कुछ परिवर्तन करके जो हिंदी में संस्कृत भाषा से लिए गए, परिवर्तन किया, हिंदी में उनको यूज किया जाता है, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए है पक्ष, देन मयूर, कपूर, मानसिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कपूर क्या है, कपूर एक
तद्भव शब्द है। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से, देखो आगे यहाँ पे देशज, मैंने बताया था ना कि देशज विदेशज बोलता, निम्न में से देशज जो शब्द है ना उसकी आपने पहचान करनी है। देखो ऑप्शन है आपके पास धड़ाम, औरत, आग या फूल। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, धड़ाम। अब आप बोलेंगे सर देशज शब्द हुए क्या? देखो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो, जैसे हमारी जो लोकल भाषा होती है ना, अगर मैं ऐसे बात करूं तो जो लोकल भाषा में जो है यूज किए जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब उसको क्या बोल सकता हूँ कि जिनकी उत्पत्ति का जो मूल जो होता है ना उनका जो उसका पता नहीं होता है, उनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है, और उन्हें हम लोकल भाषा में उन्हें यूज करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और जो क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे धड़ाम था ना, धड़ाम की जगह अगर मैं बात करूँ, जैसे हम कुछ बोलते हैं, जैसे जैसे हम बोलते हैं ठेठ, जैसे ठुमरी समझ रहे हो? तो वो सारी चीज़ें जो है वो किस तरह किन शब्दों में आती हैं? वो देशी शब्दों में आती हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा पहचाने, बीमारी, रामू, जल या गंगा। देखो भाववाचक मैंने बताया था ना आपको क्या होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको हम फील कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ए जो है आपका करेक्ट है। बीमारी क्या है? बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा में बहुत सारी चीजें आएंगी, वो मैंने आपको बताया था। आप मुझे बताएंगे कि जो डीजल होता है ना, डीजल डीजल वो कौन सी संज्ञा में आता है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ करोगे आपकी क्वेश्चन नंबर 14, डीजल का इस तरह से संज्ञा का भेद है। देन क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो नहीं है बोला वो, ये आपने बहुत ही ध्यान रखना है जब आपने एग्जाम में पढ़ना है कि खुशी, क्रोध, मनाही, दूध। अब इसने बोला कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब अगर कोई नहीं है पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा जिन्होंने वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है जो बेसिक की वीडियो, प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट कीजिएगा। देखो खुशी, क्रोध, मनाही, प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, दुख, समझ रहे हो, सुख, और बहुत सारी चीज़ें जो जिनको हम फील कर सकते हैं सिर्फ, समझो, तो वो सारी चीज़ें भाववाचक में आती हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है वह दौड़ना, ऊंचा या आकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश के इसमें, आकाश एक संज्ञा है। देखो आप मुझे बताएंगे दौड़ना क्या है इसमें, 46 का आप मुझे ये करके बताओगे, राइट। देन निम्नलिखित में संज्ञा शब्द को पहचाने, गंगा, मोटा, लाल या नया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गंगा क्या है इसमें? ये संज्ञा शब्द है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा अपने पहचाननी है। देखो यहाँ पे दूध, चांदी, सोना, उपरोक्त सभी, तो मैंने क्या बताया था ऊपर आपको, द्रव्यवाचक संज्ञा में जो धातु होती है ना उनके बारे में, जैसे दूध की बात हो गई, चांदी की बात हो गई, सोने की बात हो गई, समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप जो है किस में आती हैं? वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, घर, घर जो शब्द है ना किस प्रकार की संज्ञा का भेद है? व्यक्तिवाचक है, जाति, गुण या द्रव्य। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपको ना इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो किस तरह से सर? जैसे बोलेगा वो कि यहाँ पे लिखेगा मेरा घर गांव में है। अब वो बोलेगा कि यहाँ पे घर को वो रेखांकित कर देगा, ऐसे कि रेखांकित शब्द संज्ञा के किस भेद में आता है, तो वो थोड़ा मॉडरेट बन जाता है, समझ रहे हो। तो अगर आपको सीधा ही घर पूछा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको बेसिक बताए ना तो आपको एग्जामिनर यहाँ से घुमा के लाएगा कहाँ? यहाँ पे ही लाएगा ना। तो आपने यहाँ पे आने से अच्छा है कि आप बेसिक समझिए, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगली वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है कि उन्नति जो शब्द है ना संज्ञा के किस भेद में आता है? उन्नति, उन्नति जो शब्द है ना वो किस भेद में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा, देन जातिवाचक में आएगा, भाववाचक में आएगा या द्रव्यवाचक में आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा भाववाचक में। देखो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैंने क्या बताया ऊपर कि भाववाचक हुई जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब उन्नति को हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं ना। अगर कोई उन्नति की तरफ जा रहा है तो उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको टच थोड़ी भी कर सकते हैं। उन्नति कहीं पे होगी कि वो किसी इस गांव में या उस गांव में, उन्नति किसी का नाम नहीं है यहाँ पे। ये उन्नति वो है जो प्रगति, जो विकास, समझ रहे हो। तो आई होप आपको वैसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और
आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, कलीग, जो भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे होते हैं, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। देखो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला जो 50 क्वेश्चन हमारे बचते हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।